नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बेसिकली इज़राइल का गठन कैसे हुआ? कैसे ये बना मुल्क और फिर उसके बाद क्या फ़िलिस्तीन की क्या समस्या उसके बाद से हुई? इसके पीछे कौन-सी ताकतें थीं, कौन-सी शक्तियाँ थीं जिसने इसको वहाँ पे बनाया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? बहुत ही ब्रीफ में हम कोशिश करेंगे इसलिए कि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इसको बिल्कुल ब्रीफ में ताकि ज़्यादातर आप लोग जानते हैं उसको, हम थोड़ा-सा रिमाइंडर के तौर पे इसको लेके आएँ। इज़राइल का गठन जो शुरू हुआ, बना तो इज़राइल 1948 यानी 1948 में इसका गठन हुआ। लेकिन इसके बनाने का कार्य शुरू हो गया था बहुत पहले और इसके पीछे जो था बनाने के पीछे एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट था, जो लेट 19th सेंचुरी में यूरोप में इमर्ज हुआ था। यूरोप में उस समय यहूदियों की सिचुएशन बहुत खराब थी। इनको लोग नफ़रत से देखते थे और इनको बुरा समझा जाता था, सूदखोर समझा जाता था कि इंटरेस्ट खाते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, इस तरह के ऐसी चीज़ें इनसे जुड़ी थी। उसका कारण ये था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो था, क्रिश्चियंस इनको अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह को जो उनका जो क्रूसिफिकेशन हुआ था, सलीब पे जो चढ़ाए गए थे, उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी वो यहूदियों की थी। ये कन्फर्म बात है। तो वो उसकी वजह से हमेशा से क्रिश्चियन, जबकि अरब देशों में ये रह रहे थे, बहुत आराम से रह रहे थे, इनका कोई ऐसा टेंशन नहीं था। फिलिस्तीन के अंदर भी कोई झगड़ा आपस में नहीं था, सब मिलके रहते थे, मगर यूरोप में था। तो यूरोप को ये था कि एक तो भई इनको यहाँ से निकालो, इनकी समस्या वहाँ हल हो जाएगी, और दूसरे ये था कि यूरोप का कि उनका जो इंटरेस्ट वहाँ पे है, वो कौन प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए यूरोपियंस जो थे, जो ताकत, यूरोपियन पावर उस समय की जो थी, ब्रिटेन, फ्रांस खास तौर से, ये इनका था कि अरबों को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ज़रूरी है एक ऐसी हुकूमत का बनना जो टोटली पूरी तरीके से उन अंग्रेज़ों के ऊपर या फ्रेंच के ऊपर यानी पश्चिमी पावर्स पे डिपेंडेंट होगी और उसके बदले में वो उनके इंटरेस्ट को वहाँ पे महफूज करेगी। ये बेसिक था। 19th सेंचुरी में ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि फिलिस्तीन का बनकर चूज़ जो की जगह जो उन्होंने पसंद की, वो फिलिस्तीन को पसंद किया। अंग्रेज भी यही चाहते थे। हालांकि उससे पहले बात हो रही थी कि युगांडा में या लैटिन अमेरिका के किसी जगह पे देश पे बनाए, लेकिन ये जगह अंग्रेज, फ्रेंच और यहूदी सबको पसंद था। यहूदियों की ये थी कि पुरानी उनकी जो इज़राइल था वहाँ पे था, और ये था कि हम वापस जाएंगे। पावरफुल उनका स्टेट बनाया उन्हीं ने। फिर ये भी कहा कि ये वो जगह है जहाँ पे लोग नहीं रहते, और यहूदी जो है उनके पॉपुलेशन है जो तमाम बिखरी हुई है वहाँ पे जाएगी। इस तरह की बहुत सी बातें की। इज द लैंड विदाउट पीपल एंड पीपल जो है जो जनता है वो इज विदाउट लैंड। ये इनका एक मेन ज़ायनिस्ट मूवमेंट एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट था, जिसका काम था ये लेट 19th सेंचुरी में। इसके लीडर जो थे थियोडर हर्जल थे, और उसके अलावा और भी बहुत से थे, जैसे कि लियोनेड वाल्टर रॉथस्चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, बैंकर्स थे। उस जमाने में यहूदी बहुत बैंकर्स थे और इनके पास बहुत दौलत थी, और इन लोगों ने और अंग्रेजों की कॉन्स्पिरेसी मिलके ये थी। इनका कहना ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ रही है, टर्की की जो हुकूमत है वो टूटने वाली है, एम्पायर, और उसके बाद इनका दबदबा बढ़ ही रहा था इन सब देशों का। ये था कि आपका इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा, और इन्होंने कन्विंस ये किया कि हम आपको पैसा भी देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और काफी पैसा भी इन्होंने फंड किया। उसके बदले में हम आपका इंटरेस्ट भी, आप पैलेस्टाइन को हमें दे दें। और यही हुआ। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, टर्किश एम्पायर जो थी, ऑटोमन एम्पायर जिसे कहते हैं, उस्मानी हुकूमत डिसइंटीग्रेट हुई, और वो जो उनका पूरा एरिया था उसको इन लोगों ने अलग अलग दो मेन पावर्स के हिस्से में बट गया, इसे कहना चाहिए। ज्यादातर पार्ट जो था वो आया इनके हिस्से में, अंग्रेजों के, और अफ्रीका और
के बहुत से देश और नॉर्थ अफ्रीका इन पर्टिकुलरली सब सहारन रीजन जहाँ पे पहले से ये मौजूद थे, फ्रेंच कॉलोनीज थी वहाँ पे उनका, जैसे अल्जीरिया, तुनिसिया, चैड, नाइजर, माली और बहुत से उस तरह के बहुत से देश हैं वहाँ पे, कुछ मुस्लिम कुछ क्रिश्चियन देश हैं उनके पास वहाँ पे वो थे, उनका कब्जा था फ्रांसीसियों का, तो वो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में रहा। अंग्रेजों ने किया ये कि इनकी जो विलायत थी, यानी जिसको ये कहते थे ऑटोमन प्रोविंसेस थे, उनको अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया और अलग अलग देश बनाने लगे, छोटे छोटे मुल्क बनाए, और ताकि वो देश जो है और वहां पे अपनी जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था टर्किश एम्पायर के खिलाफ, जिन लोकल राजाओं ने और लोकल मूवमेंट ने, उनको इन्होंने स्ट्रेंथन वहां पे बसा दिया, उनका रूल इस्टेब्लिश कर दिया। ये बहुतों का पहले से था, वो उनका ऑटोमन एम्पायर से जुड़े हुए थे, बाद में अंग्रेजों के साथ हो गए, अलग हो गए, जैसे भारत में हुआ। गौरतलब ये है कि ये दोनों देश जो थे, दो देश उस वक्त विभाजन हो रहा था एक साइमल्टेनियसली उसी पीरियड में। पाकिस्तान भारत में बन रहा था, उसमें भी यही हो रहा था, लोकल पॉपुलेशन हिंदू क्रिश्चियन और जो सरदार थे वहां के ऊपर, पाकिस्तान जहाँ पे बना है आज, यानी सिंध में, पंजाब में बड़ी संख्या में थे, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां से वो लोग हिंदुस्तान आ रहे थे, और मुसलमान यहाँ से वहां जा रहे थे। एक मैडनेस थी जो छाई हुई थी, लाखों लोग मर गए उस प्रोसेस में। इसी तरह यहाँ भी हुआ, यहाँ पे कम थे अरब लेकिन उनको निकाला गया। मेथड दोनों जगह वायलेंस था, यहाँ भी वायलेंस हुआ। और इसी तरीके जैसा कि इस वक्त वहां पे हो रहा है गाजा पट्टी में, बिल्कुल ऐसे ही पूरे इजराइल में हुआ था। इनके गांव के गांव जला दिए गए, इनके दो बहुत बड़े मैसेकर्स हुए, दायर यासीन का और एक और बहुत सी इनकी मिलिटेंट ग्रुप थे, हगाना, इरगुन, हगाना और बहुत से थे, कभी उनके बारे में अलग से बात करेंगे। वो लोग जितने थे वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, मिलिटेंट ग्रुप थे, बहुत एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो ये काम कर रही थी। उसमें ये होता था कि लोग ऐसे निकल, फर्क इतना है कि इस वक्त इनके पास बहुत लेथल वीपन है, बड़े बड़े मकान को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं ड्रोन से, मिसाइल से, और हर तरह के। उस समय इतने लेथल वेपन नहीं थे, तो मैसेकर्स कर देते थे, वो लोग भाग जाते थे पास के देशों में, खासतौर से जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इन जगहों पे बड़ी संख्या में आए और बाकी दूसरी जगहों पे भी गए। इस तरीके से इनका बना। 1917 में एक डिक्लेरेशन आया वॉर के फौरन बाद, पहली जंग अजीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। उसमें ये कहा गया कि पैलेस्टाइन जो है ये जूइश हो नेशनल होमलैंड है। और उसके बाद से तो फ्लड गेट खुल गया, यहूदी आना शुरू हो गए वहां पे। कुछ पहले भी आ रहे थे, लेट 19th सेंचुरी से आना शुरू हो रहे थे। उस वक्त तक ये अरब समझे नहीं थे, कुछ जमीनें भी खरीदी इन्हीं ने, लेकिन बाद में उन्हीं ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उनकी बहुत मारपीट हुई, उनको मारा गया, और ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे। इसी के वहां पे उस समय अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था। और जबकि ये तय हुआ था कि पैलेस्टाइन जो है ये जो बनेगा क्या कहते हैं मैंडेटरी टेरिटरी, यानी अंग्रेजों के अंडर में आएगा, और अंग्रेज इसके अंदर इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन करा के ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे। वो तो हुआ नहीं। उसके बदले में उन्होंने जूइश होमलैंड डिक्लेयर कर दिया और लोगों को इनकरेज करने लगे वहां से बाहर आने। ये एक इस तरीके से हुआ। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लार्ज नंबर में, बड़ी तादाद में ये लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां पे सेटल होने लगे। यूरोप से भी आ रहे थे, एशिया से भी जाने लगे। जूइश नेशनलिज्म की पीक पे थी, सबको लगा कि अब एक यहूदी देश बन रहा है जहाँ पे हम जाएंगे। इनका नारा ये था कि हम प्योर इस्लामिक, प्योर जूइश होमलैंड होगी, धीरे धीरे यही उनका नारा था, जो कि डेमोक्रेटिक होगी और सेकुलर शुरू में बात की गई थी। और इस तरीके से वहां पे लोग आने लगे, मैसेकर्स होने लगे, और फिर उसके बाद 48 में पार्टीशन के फौरन ही बाद पार्टीशन प्लान अंग्रेजों ने बनाया। लेकिन ये था कि उससे पहले इतने झगड़े होने लगे
कि अंग्रेज यूनिलैटरली यानी अकेले विड्रॉ हो गए, पावर छोड़ दी। वैक्यूम, जो वैक्यूम हुआ पावर का, उसमें यही लोग ने सत्ता कब्जे में आ गया। उसकी वजह ये थी कि धीरे धीरे अरब को तो निकाला जा रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस में और फौज जो बन रही थी वहां पे, उसमें सबने अंग्रेजों ने यहूदियों को रखा, जो कम्युनिटी यूरोप से आई थी, ज्यादातर ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, उनको रख लिया था। तो पहले से ही सब जो उनके इंस्टीट्यूशंस थे उसमें ये भर गए थे। और फिर बाद में इन्हीं ने, अंग्रेजों ने कहा कि भाई बहुत वायलेंस हो रहा है, जा रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी वहां पे लेने से इनकार कर दिया और वापस आ गए। और फिर 48 में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैलेस्टाइन का जो पार्टीशन हुआ है और इजराइल का जो गठन हुआ है, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हुआ है। ये अकेला देश है जिसको जनरल असेंबली ने बनाया है, यानी ये मसला गया ही नहीं सिक्योरिटी काउंसिल में, उससे पहले ही इन्हीं ने वहां पे उसको गठन कर दिया। ये एक काबिले गौर बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो हुआ पूरा जनरल असेंबली जो थी उस जमाने में, उसमें अधिकतर जो देश थे अरब देश, उनको वो अंग्रेजों के कब्जे में थे। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हुए थे वो प्रो अंग्रेज थे या अंग्रेज स्वयं थे। बहुत कम देश था, हिंदुस्तान अकेला देश था जो आजाद हो गया था 1 साल पहले, और जिसने ये फिलिस्तीन के पार्टीशन पे बहुत ऑब्जेक्शन किया था। नेहरू जी ने भी बहुत ऑब्जेक्शन किया था, गांधी जी ने भी कहा था कि फिलिस्तीन जो है वो वैसे ही है जैसे कि फ्रांस फ्रेंच का है और बरतानिया जो है ब्रिटिशर्स का है। इस तरह की बातें की थी। नेहरू ने कहा था इट्स अ फिट केस ऑफ सेटलर कोलोनियलिज्म, सेटलमेंट ही के जरिए ये इन्होंने अपने देश को बनाया था, जैसे ये एक्सपेंशन अब कर रहे हैं। खैर ये एक, उसके बाद दूसरा बड़ा इंसिडेंट हुआ, लेकिन बनते ही इन्हीं ने वेस्ट जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। पार्टीशन में ये तय हुआ था कि वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और जो है यहाँ पे पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगी और जेरूसलम जो है वो इंटरनेशनल सिटी बनेगा। लेकिन फिर जब इन्हीं ने वेस्ट जेरूसलम पे कब्जा कर लिया तो ये हुआ कि भाई ईस्ट जेरूसलम जो है वो अरबों का कैपिटल होगा, यानी फिलिस्तीन का कैपिटल होगा, और ये वहां पे अरब थे भी पॉपुलेशन में ज्यादा। अब पार्टीशन के फौरन बाद हुआ ये कि अरबों के पास तो न पुलिस थी, न पैरा मिलिट्री फोर्सेस थे, कुछ था ही नहीं, उनको डिफेंड ही नहीं कर रहा था। तो उनको लगा कि बगल के जो देश थे उनको लगा कि ये तो पूरा इजराइल खा जाएगा धीरे धीरे। तो फौरन जॉर्डन जो उससे मिला हुआ था, क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक से, उन्हीं ने वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। और जो गाजा पट्टी थी उससे मिला हुआ इजिप्ट था, इजिप्ट ने गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया। इस तरह से जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक जॉर्डन के अंदर में आ गए। यहाँ पे ईस्ट जेरूसलम इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये होली प्लेसेस थी तीनों की, मुसलमानों की भी, क्रिश्चियंस की भी और ज्यूज की भी, और ये तीनों साथ रह रहे थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे बड़ी समस्या हो गई। मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस जो है वो आज भी वहां पे हैं, उनमें आपस में कोई झगड़ा, और तब से टेंशन है वहां के ऊपर। जब से इजराइल बना तब से वहां पे टेंशन। फिर उसके अलावा ये जो था, जो एक 67 की वॉर हुई जिसके अंदर इजराइल ने इजिप्ट और सीरिया के ऊपर अटैक करके उनकी पूरी एयरफोर्स को वहीं पे ध्वस्त कर दिया। जमाल अब्दुल नासिर बहुत नेशनलिस्ट थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कुछ उनको पता भी नहीं चला, ये आए और उन्हीं ने इसके ऊपर पूरा वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। इजराइल ने जो गाजा पट्टी पे कर लिया, पूरे जॉर्डन पे कर लिया, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का जो था उस पर कब्जा कर लिया, और यही नहीं बल्कि उसके ऊपर भी गोलन हाइट्स का भी एक हिस्सा उनके पास आ गया। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक है, पानी का बहुत बड़ा सोर्स है उसके पास। इतने बड़े हिस्से पे कर दिया और अब बात करते रह गए। इसराइल जो बना था ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, इसमें इस मूवमेंट में से सब जुड़े हुए थे। इनका एजेंडा जो था डेवलपमेंट था, इनका जो था मॉडर्न स्टेट इंडिया बना रहे थे, और यूरोप की सब पूरी मदद इनको मिल रही थी। अरब्स का था वही आपस में इनके लड़ाई झगड़े थे, कमजोर थे, पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे, फिर उस ऑटोमन ने भी बहुत ज्यादा, यानी उस्मानी हुकूमत ने भी इनको बहुत ज्यादा, टर्की ने डेवलप किया था ये एरियाज को, और खुद और
जो उस्मानी हुकूमत थी, यानी जो ऑटोमन एम्पायर थी, टर्किश एम्पायर, वो स्वयं बहुत अंडर डेवलप और बैकवर्ड थी। इसी वजह से वो टूट भी गई, जिसके ऊपर अंग्रेजों का, फ्रेंच का, इन सब लोगों का कब्जा हो गया, रशियन का, और कुछ पार्ट पे टर्की ने इटली का कब्जा हो गया लीबिया में। तो इस तरीके से सब मतलब बिखर गया, और अरबों का आज तक कोई डेवलपमेंटल एजेंडा भी नहीं। 73 में दूसरी बार हुई, इन्होंने कोशिश की लेने की, लेकिन नाकामयाब रहे। और इस तरीके से तब से इजराइल के कब्जे में वेस्ट बैंक। अब उसके बाद 67 के फौरन बाद, यानी जो जंग हुई थी जिसमें इंडिया ने वेस्ट बैंक और इंडिया ने फौरन वहां पे सेटलर यानी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी फिलिस्तीनियों की जगहों पे। ये अनेक्स करते थे पार्ट उसका, फिर वहां पे एक नया मोहल्ला या नई लोकेलिटी बना देते थे, और जो नहीं बनती थी उसके लिए काफी जमीन एक्वायर कर लेते थे कि स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, क्लब बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। इस तरीके से बहुत बड़ा एरिया ये ले लेते थे, फिर दूसरी कॉलोनी और तीसरी कॉलोनी, इस तरह से सेटलमेंट नहीं बनाते चले गए। अब तो इतने ज्यादा बन गए हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट टू स्टेट सोल्यूशन वाइबल ही नहीं। इतना छोटा हो चुका है पैलेस्टाइन का एरिया अरबों का, इसकी कोई इंतहा नहीं। और अब ये है कि ये गाजा में जो कुछ हो रहा है, इस पर रोजाना बात होती है, मैं कहना चाहता गाजा के ऊपर इनका प्लान ये है कि वो सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको खाली कराना चाहते हैं, और ग्रेटर इसराइल की अब ये बात कर रहे हैं। वेस्ट बैंक जो था उसको अब ये कहते हैं कि ये तो भाई हमारे रसूलों की और बादशाहों की, यानी किंग्स एंड प्रॉफिट की लैंड है, इसलिए हम इसको नहीं खाली करेंगे। और जो जेरूसलम है उसको कहते हैं ये यूनाइटेड कैपिटल है इसराइल का, इसलिए हम खाली नहीं करेंगे। यानी फिलिस्तीनियों को जो वहां पे हैं वो वहां से बाहर जाए और ग्रेटर इसराइल का गठन कैसा। इस समय कहा जाता है कि वहां के ऊपर सबसे ज्यादा जो है एक रेडिकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट टाइप की हुकूमत है। हालांकि इससे पहले भी इसी तरह की थी, वो लिबरल भाषा यूज करते थे, ये इनकी भाषाएं बहुत क्रूड हैं। वैसे ये कोई फर्क मुझे तो लगा नहीं, पहले भी सेटलमेंट कॉलोनीज बढ़ रहे थे, अब लार्ज स्केल पे हो रहा है, ज्यादा जरूरत है इस तरह की मिलिटेंसी की, तो उन्हीं ने बना दी। सिस्टम भी ऐसा है गवर्नेंस का वहां पे, जो जो है वो पॉलिटिकल छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बनाती हैं वहां पे हुकूमत, तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट बनती है वो डिपेंडेंट रहती है रेडिकल गवर्नमेंट पे, स्ट्रांग जो बहुत ही रेडिकल हैं उनके ऊपर, एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट करती है। अगर उस एजेंडे से कोई हटता है, उसका मेन काम इस तरह की हुकूमत बनाने का पर्पज ये है कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इनके कब्जे में रहे, उसके ऊपर ऑक्यूपेशन बना रहे। और अगर कोई बातचीत करने की बात करता है तो फौरन गवर्नमेंट टूट जाती है, फिर नया इलेक्शन हो जाता है, फिर बात टल जाती है, फिर बातचीत शुरू होती है। अरफात ने अर्ली 90s में शुरू किया था कि भाई बातचीत होगी, बातचीत के मसले से होंगे। पहले मिलिटेंट मूवमेंट चल रहा था, फिर उसके बाद खत्म हुआ, लेबनान में जो कुछ हुआ, सिविल वार हुई, और फिर उसके बाद इसराइल फोर्सेस ने किए, बहुत लोगों की हत्याएं हुई। जब बहुत ज्यादा हत्याएं होने लगी तो अरफात ने तय किया कि वो वहां से विड्रॉ करेंगे और आर्म्स स्ट्रगल को स्थगित किया, वो वापस सेटल हो गए वहां जाके। लीडर्स इनके ट्यूनीशिया में, जो कि बहुत छोटी सी एक अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में स्टेट है, वहां के ऊपर इस मूवमेंट चला, तय हुआ कि 2 स्टेट सोल्यूशन होंगे 90s में। क्लिंटन साथ में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने गारंटी भी जिसे कहना चाहिए ली थी, वहीं तय भी हुआ था, और लेकिन कुछ मिला ही नहीं। जो ऑफर हुआ वो बिल्कुल बंदुस्तान था, यानी कुछ था ही नहीं, न सॉवरेनिटी थी इनके पास, न स्काई आसमान एयर पे इनका कब्जा था, न बॉर्डर पे था, न कुछ भी नहीं था। अरफात जैसा महान लीडर, उसने मना कर दिया, उसी का गट्स था। उसके बाद जो उसकी हशर हुई सब जानते हैं। और उसके बाद इनका धीरे धीरे पैलेस्टाइन अथॉरिटी एक वीक अथॉरिटी बनी, उस पर भी इनका, जो कि डिपेंडेंट है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के एड के लिए। और फिर तो उसके माध्यम से हमस का मूवमेंट बन गया यहाँ पे, क्योंकि पीस टॉक्स इतनी लंबी चली और कुछ मिला नहीं, तो फिलिस्तीनियों ने, हमस ने दोबारा से मिलिटेंट मूवमेंट शुरू किया, जो पावरफुल हो गया। गाजा पे उनका कब्जा हो गया इलेक्शन के बाद, तब से बैठे।
ये हालात हैं इस समय। स्टेट जो बनी, इसने पूरा जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो इसने पूरा पश्चिमी देशों का इंटरेस्ट को सर्व किया। पहली बात तो ये थी कि इसका इंटरेस्ट ये था कि टेंशन क्रिएट करना, जैसा पाकिस्तान यहाँ करता है बिल्कुल वैसे ही उसने उस क्षेत्र में किया। छोटे छोटे बहुत से देश हैं, यहाँ भारत बड़ा देश है, भारत के आगे पाकिस्तान की चली नहीं, लेकिन इसराइल की उन देशों के ऊपर अच्छी बनी, सब डिपेंडेंट हो गए। हालांकि इजिप्ट बहुत बड़ा देश था, उसने भी सरेंडर कर दिया। डिफीटिस्ट अरब मेंटालिटी डेवलप हो गई। और वहां पे ये जो 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 इसराइल का जो मिलिटेंट रुख रहा, यानी जो टेंशन इस बनने से जो क्रिएट हुआ और इतनी जमीनों पे कब्जा करने के इतने देशों की, तो उससे हुआ ये कि अरबों का आर्गुमेंट ये था कि उन्हें स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत है, यानी मिलिट्री बैक गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि इसराइल के साथ डील कर सके। यानी डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। और यही बात वहां की इन मुल्कों की जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं थी, चाहे वहाबी मूवमेंट हो या देवबंद मूवमेंट हिंदुस्तान में जो सब कॉन्टिनेंट पे था, पाकिस्तान वाला खासतौर से, इंडिया का जरा फर्क है, इन लोगों ने यही डिमांड किया कि स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए, शरिया लॉ चाहिए। और ये इसी में मुसलमान उलझा रहा 100 साल से ज्यादा। और हमें ऐसे और उनका के खिलाफत की बात की, धीरे धीरे ये हुआ कि नेशनलिज्म मूवमेंट कमजोर होता गया अरब देश में, और ये इस्लामिक मूवमेंट स्ट्रांग होता गया, जिसको अरबों की भी सपोर्ट थी। इस मूवमेंट से फायदा अगर किसी का हो रहा था तो मुसलमानों का नुकसान हो रहा था, अंग्रेजों का और अमेरिकन ही का फायदा हुआ, क्योंकि मुस्लिमों में डेवलपमेंट एजेंडा ही नहीं हुआ। मुसलमान तो इस बात को सोचते रहे कि उन्हें वैसी हुकूमत बनानी है जैसे कि ऐसे 1400 साल पहले जब पाइस खैलिफ्स थे, उस तरह की हम बनाएंगे हुकूमत। हिस्ट्री में आप पीछे नहीं जा सकते, ये नेचर की लॉ है। ये उसी कोशिश में पड़े रहे, और इसका एक्सट्रीम फॉर्म जो बना वो बना तालिबान, और दूसरी तरफ बना दाइश और अलकायदा। खैर ये सब हम बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त। मुसलमान अरब जो था इन चीजों में फंसता गया है। इसराइल उसी पीरियड में तरक्की करता गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, म्यूजिक, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, इसराइल जो है वो बहुत आगे है अरबों से। अरब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि शुरू के पीरियड में अब्बासिद पीरियड में मुसलमान डेवलपमेंट कर, मुसलमान सबसे आगे थे, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, हर चीज। पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स वहां पे थे बगदाद में, और लैब्स थी जिसमें काम हो रहा था, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यू नेम एनीथिंग, मेडिकल साइंसेस यहाँ पे डेवलप हो रहे थे। अरब पीक पे थी। उसके बाद से जो डिक्लाइन हुआ तो आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उसका कारण कि रैशनलिज्म खत्म हो गई इस्लामिक देशों से, और कट्टरपंथी किसी भी कम्युनिटी में अगर एक्सट्रीमिज्म आ जाती तो फिर रैशनलिज्म नहीं रहती, और फिर उसके अलावा उसका डिके हो जाता है। मुसलमानों का यह हशर हुआ अरबों का, और दूसरी तरफ इसराइल का पतन हुआ। इसराइल ने अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। एक तरफ तो ये इस तरह के मूवमेंट वहां पे इमर्ज हो गए इसराइल की वजह से, जिनको मान्यता मिल गई, और फिर दूसरी तरफ ये था कि अमेरिकन का जो मेन इंटरेस्ट था वो तेल था। इस तेल डिस्कवर हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीरियड में, और ये भी अंदाजा हो गया था अंग्रेजों को उस समय, बरतानिया को, कि यहाँ की इस तेल का जो है ये इसकी ये नया मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, उसमें इस्तेमाल इसी का होगा। सो में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इमर्ज हो गया था। तो कोल से ऑयल के ऊपर आ गया, और धीरे धीरे तेल का फायदा जो हुआ वो भी वहीं पे हुआ। इसलिए वीक डिपेंडेंट स्टेट थी, तेल जो इनके यहाँ निकलता था उसका जो सरप्लस मनी भी ये वहां इन्वेस्ट करते थे, और तेल में भी अमेरिकन कंपनी का भी फायदा होता था। कभी और बात करेंगे। और इस तरीके से बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, सड़कें बड़ी बड़ी बना ली, लेकिन जो रियल डेवलपमेंट होता था वो इनका नहीं हुआ। वो रियल डेवलपमेंट यूरोप, अमेरिका, इजराइल, इन देशों का हुआ, और इनको हराना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस वक्त ये भी बड़ी क्राइसिस में आ गए हैं। ये देश भी, इनकी भी इकोनॉमी अभी डिक्लाइन पे नजर आती है। ये हम कभी और बात करें। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे
हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी प्रमोट कीजिए। दूसरी बात ये कि हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।